लेक्चर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते में लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत करी थी। हमने लीनियर इंडिपेंडेंस देखा था, हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन देखा था और आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जो कि अभी तक जो हमने किया है, चाहे वो लीनियर इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो बेसिस हो, डायमेंशंस हो या आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हो, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं और मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में, डेटा साइंस के कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में ये एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, जहाँ से मशीन लर्निंग की शुरुआत आप समझ सकते हैं हो गई है। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या है? तो अभी तक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की संख्या और कॉलम्स की संख्या बराबर है, n क्रॉस n मैट्रिक्स। लेकिन जिसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड डेटा, जो असल दुनिया में क्या होता है वो ये है कि कोई भी डेटा स्क्वायर नहीं होता और करीब करीब सारे डेटा सोर्सेज आप देखेंगे, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे हमने नेटफ्लिक्स की बात की थी, चाहे उसका डेटा हो, चाहे एयर क्वालिटी का डेटा हो, चाहे ट्रैफिक का डेटा हो, कोई भी करीब करीब जितने भी सोर्सेज होते हैं, ये सारे सोर्सेज जो डेटा के होते हैं ये सारे के सारे नॉन स्क्वायर होते हैं। जब मैं नॉन स्क्वायर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें रोज़ की संख्या कॉलम से अलग होती है और करीब करीब सभी केसेस में जो कॉलम्स की संख्या होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कॉलम जो होता है वो एक डेटा पॉइंट होता है और उसके रोज़ जो होते हैं उसके उस डेटा के डायमेंशंस होते हैं। यानी आप समझ लीजिए, जैसे मेरे पास अगर एक हॉस्पिटल का डेटा है तो उसमें हो सकता है कि 1000 रोज़ हों मगर 10 लाख कॉलम्स हों। तो डेटा में जो हमारे सोर्सेज हैं जनरली ऐसे ही होता है कि कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रोज़ बहुत कम होते हैं। और अब अगर आपको याद होगा, हमने देखा है ये पहले कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसके रोज़ या कॉलम्स में जो भी मिनिमम है, जो भी कम है, हमेशा उससे कम रहता है। यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स में 100 रोज़ हैं और 1000 कॉलम्स हैं तो उसकी रैंक कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, 100 से ऊपर नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो कॉलम्स हैं, मतलब अगर हमारे पास 1000 कॉलम्स हैं तो उसमें लीनियर डिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं करीब करीब सारे के सारे लीनियर डिपेंडेंट होंगे और कुछ ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि रोज़ की संख्या कम है और रैंक जो है वो उसके रोज़ और कॉलम से हमेशा कम रहता है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे जो पूरे हमारे आज के जो चर्चा का आधार है वो यही है कि जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा डेटा मैट्रिक्स है, उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं और बाकी कॉलम्स जो हैं वो कुछ बचे कुछ कॉलम्स पे डिपेंडेंट है, यानी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से उनको लिखा जा सकता है। तो चूंकि लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है तो एक प्रश्न ये भी आता है, और आपको याद होगा कि हमने जो पहला डिकम्पोजिशन किया था, हमने एक मैट्रिक्स ए को उसके लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम सी टाइम्स आर पे लिखा था, वेयर आर जो मैट्रिक्स था वो उन कॉलम्स का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स था। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई हमारे पास अगर एक बहुत ही मोटा फैट मैट्रिक्स है जिसमें हज़ारों कॉलम्स हैं, लाखों कॉलम्स हैं, और इनफैक्ट अब जिसे बिग डेटा कहते हैं वहाँ तो करोड़ों कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो इतने सारे कॉलम्स हैं, तो क्या हम उस मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं उनके कॉलम्स यानी सी मैट्रिक्स, उनके लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स यानी सी मैट्रिक्स टाइम्स आर से? और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ उसी डिकम्पोजिशन को, जिस तरह हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन देखा था, हमने देखा था कि भाई आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन उस डेटा को वहाँ डिकम्पोज करता है जहाँ जहाँ उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि एक उदाहरण था जिसमें हमने एक इमेज देखी थी, जो एमनेस्ट जो हमने डेटा सेट देखा था, हमने उस पर उसके हर इमेज पे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाया था, क्योंकि वो इमेज सारी स्क्वायर इमेजेस थी, और हमने देखा था कि कुछ ही आइगन वैल्यूज़ उसके नॉन ज़ीरो हैं, बाकी करीब करीब सारे ज़ीरो हैं, यानी कि उसकी जो सारी ऊर्जा है, सारी एनर्जी जो है वो कुछ ही डायरेक्शंस में है। तो ये जो बात हमने कही थी ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स पे जैसे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन था, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी हम कोई ऐसा डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं क्या, कि जिसमें हम कुछ ही दिशाओं में, कुछ ही डायरेक्शंस में उस डेटा की जो एनर्जी है उसको पता लगाएं, वो दिशा पता लगाएं और उसमें कितनी एनर्जी है वो पता लगाएं। और उसके कई उपयोग हैं, मतलब मशीन लर्निंग में तो अगर आप
अगर आप बात करेंगे मशीन लर्निंग की, तो उसके तो शुरुआत ही यहाँ से होती है कि भाई जो हमारा डेटा का डायमेंशन है वो कम कैसे हो। यानी कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हम उसको कंप्रेस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसके डायमेंशन को कम कैसे कर सकते हैं। और इसकी जो सारी शुरुआत है, इसका जो आधार है वो एसवीडी है। एसवीडी के बहुत सारी यूजेस हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, और इस कोर्स में हम बार बार उन उपयोगों में आएंगे। लेकिन फिलहाल हम एसवीडी को एक लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट की तरह देखेंगे, और हम धीरे से उसके मशीन लर्निंग के उपयोगों में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि एसवीडी करते कैसे हैं। जैसे हमने ईवीडी देखा था, हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन देखा था, आज हम एसवीडी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम ईवीडी को जो है कैसे हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ईवीडी जैसा कुछ हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई कर सकते हैं क्या। तो उसका आंसर है येस, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या आती है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भाई अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो हमने इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की हमने जो परिभाषा देखी थी वो ये थी कि भाई अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और अगर मैं किसी भी वेक्टर v से मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर वो वेक्टर v उसका आइगन वेक्टर है, अगर है, तो EV जो है लैम्डा v के बराबर होगा, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू और v इज द आइगन वेक्टर, देन v इज द आइगन वेक्टर। मगर अगर आप ध्यान दें, अगर मेरा A नॉन स्क्वायर है, यानी अगर A में m रोज और n कॉलम्स हैं, तो मैं अगर उसको n क्रॉस 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे किसी भी सूरत में एक n क्रॉस 1 वेक्टर मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब कि AV इज इक्वल टू लैम्डा v तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन यहीं पे ही जो है उसकी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारा परिभाषा थी कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या हम उसको कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि AV इज इक्वल टू लैम्डा यू, ये जो इक्वेशन है लैम्डा यू, वेयर V and U are different sort of orthogonal eigenvectors। और अभी मैं इस पे आऊँगा, V क्या है, U क्या है, पर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कुछ ऐसा लिखा जाएगा, AV इज लैम्डा U। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए AV इज लैम्डा V लिखा गया था, नॉन स्क्वायर के लिए AV इज लैम्डा U लिखा जाएगा। और इसका आंसर है हाँ, ऐसा हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि U, V और लैम्डा कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करें। तो मैं आपको पहले एसवीडी क्या होता है ये बता देता हूँ, और फिर हम एसवीडी के कंस्ट्रक्शन में आएंगे कि ऐसा संभव ही क्यों है, ऐसा होगा क्यों, ठीक है। तो एसवीडी ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, यानी कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज रिटन लाइक दिस, कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है, मैं उसको ये जो लाल स्याही में लिखा हुआ है A is U sigma V transpose। I can decompose my matrix A into U sigma V transpose, where A and V are orthogonal matrices। जो हमने पहले आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में देखा था, आपको अगर ध्यान हो तो हमने बोला था कि अगर मेरे पास A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को U सिग्मा U ट्रांसपोज के फॉर्म में डिकम्पोज कर सकता हूँ, जहाँ पे U जो है एक हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि U ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी और U ट्रांसपोज U इज आइडेंटिटी। ये हमने पहले देखा हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, बस एक ही अंतर है कि हम A को U सिग्मा V ट्रांसपोज के फॉर्म में डिकम्पोज कर रहे हैं, मगर U और V यहाँ पे दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, बट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। तो चलिए इस पे हम और थोड़ा गौर करते हैं, इसको हम और थोड़ा डीपली समझते हैं। तो मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ। तो A जो है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, और अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, हम ये कंस्ट्रक्ट भी करेंगे आज। A को मैं लिख सकता हूँ एक डिकम्पोजिशन के फॉर्म में U सिग्मा V ट्रांसपोज, और मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे U और V दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, इन्हें ऑर्थोनॉर्मल भी कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस हैं। और ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस का मतलब ही ये है कि U ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी एंड V ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी।
मगर ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मेरा A जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो कि नॉन स्क्वायर है, अगर m क्रॉस n है और जाहिर सी बात है कि m और n बराबर नहीं है, तो U मेरा मैट्रिक्स जो होगा, आप इसे गेस कर सकते हैं कि U जो होगा वो एक m क्रॉस m मैट्रिक्स होगा और V जो होगा वो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं U और V, उन दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। ठीक है, तो U सिग्मा V ट्रांसपोज where U is an orthogonal matrix, V is an orthogonal matrix and U transpose is identity and V transpose is identity। तो पहला तो हमारा जो SVD की डेफिनेशन है वो ये है कि U सिग्मा V ट्रांसपोज और U और V जो ऑर्थोगोनल है। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा एग्जैक्टली वही है जो हमारा पहले था। सिग्मा इज मैट्रिक्स दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल, यानी इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज सारे जीरो हैं और केवल डायगोनल एंट्रीज ही नॉन जीरो होंगी। सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नॉन जीरो होंगी तो डायगोनल एंट्रीज ही नॉन जीरो होंगी। इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, सिग्मा को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस तरह ए के डिकम्पोजिशन में, एक जब स्क्वायर था तो उसके डिकम्पोजिशन में हमने ए को यू सिग्मा यू इनवर्स या यू सिग्मा यू ट्रांसपोज लिखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो वहाँ पे जो सिग्मा मैट्रिक्स था उसमें सारी आइगन वैल्यूज़ थी डायगोनल में, अगर आपको ध्यान रहे। यहाँ पे उन्हीं एंट्रीज को हम सिंगुलर वैल्यूज़ कह रहे हैं और आइगन वैल्यूज़ नहीं कह रहे हैं। अंतर यही है। सिंगुलर वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस पर हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल बस यही समझना है कि वो सिंगुलर वैल्यूज़ हैं और पहले हम जिसे हम आइगन वैल्यू कह रहे थे, अब यहाँ पे वो सिंगुलर वैल्यू हो गई हैं। तो ये हमारा पहला पड़ाव है जहाँ पे हमने समझा कि भाई एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम इन स्पेस में, उन स्पेसेस में डिकम्पोज कर सकते हैं जहाँ पे जो स्पेसेस हैं, जिनके जो कॉलम्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस से आ रहे हैं और जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस से आ रहे हैं, जैसे हमने आइगन वैल्यू देखा था। और इसके बहुत सारे उपयोग हैं, हम इन उपयोगों में भी आएंगे, बट पहले अब जो अगला प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि भाई आपने लिख तो दिया है, बट हम ये साबित कैसे करें कि ऐसा होता है। तो हम ये साबित भी करेंगे, लेकिन मैं पहले इस इक्वेशन में और थोड़ा अंदर जाना चाहूँगा। इस इक्वेशन की को हम एनालाइज करना चाहेंगे कि इस यू सिग्मा वी ट्रांसपोज का मतलब क्या है। हालांकि ये क्लियर है कि इसका मतलब क्या है कि भाई ये तीन मैट्रिसेस से मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, मगर हम थोड़ा और अंदर जाना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे कि अगर ए स्क्वायर है तो सिग्मा कैसा दिखता था, ए नॉन स्क्वायर है तो सिग्मा कैसे दिखेगा, ए फैट है तो कैसे दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो हम थोड़ा और इसमें डीप में जाना चाहेंगे, तो अभी अगले 5 मिनट हम वो करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो ये तो बात रही आइगन वैल्यू की। अब हम माफ़ कीजिए सिंगुलर वैल्यूज़ की, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की। अब हम समझते हैं कि इसके दो जो केसेस हैं वो कौन से दो केसेस हैं जहाँ पे हम इसके जो इसका सिग्मा है इसके फॉर्म को समझेंगे। तो पहला केस हम देखते हैं जहाँ पे m n से बड़ा है। m n से बड़ा है का मतलब ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। इसी को हम टॉल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक टॉल मैट्रिक्स है तो U सिग्मा V ट्रांसपोज कैसा दिखता है? तो इसका जवाब है वो कुछ ऐसा दिखता है कि A, जैसे मैंने आपको बताया कि U जो है m क्रॉस m है, ये मेरा U है m क्रॉस n, ये मेरा सिग्मा है m क्रॉस n, चूँकि U m क्रॉस m था, सिग्मा है m क्रॉस n, और जो मेरा V है वो n क्रॉस n है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इसकी केवल सिग्मा की, माफ़ कीजिएगा, केवल नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं और डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे केवल n डायगोनल एंट्रीज ही संभव है ना, क्योंकि जो मेरा सिग्मा है वो m क्रॉस n है, यानी कि मैक्सिमम n डायगोनल एंट्रीज हो सकती हैं। तो चूँकि n डायगोनल एंट्रीज हो सकती है, इसलिए वो कुछ इस तरह दिखेगा कि जो मेरा सिग्मा है उसको मैं दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ऊपर वाली मैट्रिक्स, एक नीचे वाली मैट्रिक्स। ऊपर वाली जो है मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और नीचे वाली जो मैट्रिक्स है वो बचे कुचे रोज हैं, क्योंकि U m क्रॉस m है और m n से बड़ा है। तो इसका सिग्मा का कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा कि इसके
जो नीचे के एंट्रीज हैं सारे के सारे जीरो होंगे और ऊपर के जो है नॉन जीरो होंगे, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आर कुछ इस तरह लिखा रहेगा, कुछ इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। और उसके जो ऊपर के जो n क्रॉस n है, एक तरह से हमारा ध्यान केवल ऊपर के जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें ही रहेगा और बाकी नीचे के सारे एंट्रीज जीरो रहेंगे। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है मैं अभी इसमें आऊँगा, बट सिग्मा कुछ ऐसा दिखता है, बस मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और v तो n क्रॉस n है ही, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब हम दूसरे केस में आते हैं जहाँ पे m n से छोटा है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं नंबर ऑफ रोज से बड़े हैं। और ये वाला जो केस है ये हमें बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रियल वर्ल्ड डेटा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे जो हमारा u है वो छोटा है और v बड़ा है, यानी u जो है m क्रॉस m है और v जो है n क्रॉस n है। और जो हमारा सिग्मा मैट्रिक्स है कुछ इस तरह दिखेगा कि जैसे हमने ऊपर वाले केस में हमारे सिग्मा मैट्रिक्स को पार्टीशन किया था, यहाँ पे भी हम बिल्कुल उसी तरह पार्टीशन करेंगे। पहले जो पार्टीशन था ऊपर और नीचे वाले मैट्रिक्स का था, यहाँ पे पार्टीशन साइड के मैट्रिक्स का होगा, क्योंकि n m से बड़ा है, यानी कि हमें पार्टीशन साइड में करना है क्योंकि n m से बड़ा है। तो पहला पार्टीशन जाहिर सी बात है कि m क्रॉस m मैट्रिक्स का होगा और उसी में ही सारे नॉन डायगोनल कंपोनेंट जिसको मैं सिग्मा कह रहा हूँ, ध्यान रहे कि ये लैम्डा नहीं है, सिग्मा है। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो जीरो होंगी और डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं। इसमें एक छोटा सा केस ये बनता है कि ये भी संभव है कि ये जो m क्रॉस m पार्टीशन ब्लॉक है इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज फिर भी जीरो ना हो। मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ एंट्रीज नॉन जीरो हो और कुछ जीरो हो, ठीक है। और जो आप ये जो टर्म देख रहे हैं r, ये एक्चुअली वही कहना चाह रहा है। तो अगर आपको पुरानी चर्चा आइगन वैल्यूज़ की और लीनियर इंडिपेंडेंस की याद रहे, तो जो हमारा रैंक है मैट्रिक्स का वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हो या नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हो, वो उनसे भी कम हो सकता है। तो ये केस वही है। मैं यहाँ पे R जो लिखा हूँ वो ये वही लिखा हूँ कि जो R है हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है और जो हमारी सिंगुलर वैल्यूज़ हैं वो उस रैंक के बराबर है। तो सिर्फ जो आपको याद रखने वाली बात ये है आपके लिए कि जो हमारा डिकम्पोजिशन है, जो हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो जिसको कहेंगे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सिंगुलर वैल्यूज़ इज इक्वल टू R, एंड दैट R कुड बी लेस देन इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m and n। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और हम इस चीज़ का भरपूर प्रयोग करेंगे आगे चल के कि जो R है विच इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स which is also the number of non-zero singular values is less than R, माफ़ कीजिएगा less than minimum of m and n। तो ये हमने R अब डिफाइन कर दिया है। तो अब आगे चल के हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि m छोटा है कि n छोटा है, क्योंकि असली नंबर यहाँ पे R है। R is the number of non-zero singular values, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया है, हमने थोड़ी पिक्चर खींच ली है कि u सिग्मा v ट्रांसपोज में u कैसा दिखता है, सिग्मा कैसा दिखता है, v कैसा दिखता है। अब हम थोड़ा और इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे और समझेंगे कि कैसे दिखते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा नोटिस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि अगर मेरा a u सिग्मा v ट्रांसपोज है तो मैं दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैंने दोनों साइड v से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा av इज़ u सिग्मा v ट्रांसपोज टाइम्स v, ये जो सेकेंड इक्वेशन है। और चूंकि हम जानते हैं कि v ट्रांसपोज v एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमने ये अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है, इसे साबित नहीं किया है, तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे आप मान के चलिए कि ये सच है और आगे चल के ये जो सच है वो उजागर भी हो जाएगा प्रूफ के साथ। तो अगर मैं a इज इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज जो मैंने डिकम्पोजिशन लिखा है उसमें दोनों साइड में LHS और RHS में लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में v से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास यहाँ पे AV इज इक्वल टू यू सिग्मा आ चुका है। अब AV क्या है? AV अगर आपको ध्यान होगा जो भी हमने पहले किया है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स A है और मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स V है, तो A इंटू V जो है वो A मैट्रिक्स टाइम्स V का कॉलम है, V के एक एक कॉलम है।
तो अगर मैं ए इंटू वी का पहला कॉलम देख लूँ तो वो ए वी वन हो जाएगा, मतलब ए इंटू वी के रिजल्टेंट का पहला कॉलम। और सिमिलरली मेरे पास राइट साइड में यू सिग्मा है, अगर मैं इसका पहला कॉलम देख लूँ तो चूंकि सिग्मा एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो सिग्मा आई यू आई, और इस चूंकि आई वन है तो सिग्मा वन यू वन हो जाएगा। वैसे ही ए वी टू जो है वो सिग्मा टू यू टू हो जाएगा। तो अब आपको दिखना चालू हो रहा होगा यहाँ पर कि चूंकि मैंने ए को यू सिग्मा वी ट्रांसपोज लिखा है और मैंने जैसे ही दोनों साइड से वी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन जैसा कुछ दिखने लग गया है। ए वी इज सिग्मा, ए वी आई इज सिग्मा आई यू आई, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to r। यानी चूंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो केवल r सिग्माज हैं, r सिग्मा जो हैं हमारे पास r संख्या में सिग्मा है जो नॉन ज़ीरो हैं, तो ए वी वन सिग्मा वन यू वन, ए वी टू सिग्मा यू टू, वैसे ही ए वी आर इज सिग्मा आर यू आर। इसका मतलब v की साइज कुछ भी हो, u की साइज कुछ भी हो, इम्पॉर्टेंट जो हमारे v और u के जो कॉलम्स इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो केवल वो कॉलम्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंगली, जिनके साथ जो सिग्मा है वो नॉन ज़ीरो है। तो इस तरह हम m और n क्या है उससे बाहर निकल गए हैं और केवल हम r पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो ये अब कुछ कुछ एक आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की तरह दिखने लग गया है। अब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आते हैं, अब हम थोड़ा और इसमें अंदर जाते हैं। तो अब मैं a को फिर से u सिग्मा v ट्रांसपोज लिखता हूँ, लेकिन अब मैं जो हमने मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन में पहले देखा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके वन रैंक वेरियस वन रैंक मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं उसी पे ध्यान देता हूँ फिर से। तो मैंने a इज इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज लिखा, चूंकि सिग्मा एक डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए उसको मैं पहले लिख सकता हूँ और यू वी सिग्मा को साइड में लिख सकता हूँ। तो जो हमारा ए यू, जो हमारा ए टाइम्स ए इज इक्वल टू यू सिग्मा वी टाइम्स है, वी ट्रांसपोज है, माफ़ कीजिएगा, अब मैं उसको लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू सिग्मा यू वी ट्रांसपोज की तरह, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये थोड़ा लीनियर अलजेब्रा ये अलाउ नहीं करता है कि मैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह आगे पीछे करूं, तो मैं इसको दूसरी तरीके से लिख रहा हूं। मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं कुछ इस तरह, मैं लिख रहा हूं ए को सिग्मा आई, यानी मैंने पहला डायगोनल एलिमेंट लिया, यू का पहला कॉलम लिया और वी का पहला रो लिया, और मैंने लिखा ए को सिग्मा आई टाइम्स यू आई टाइम्स वी आई ट्रांसपोज। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब एक मैट्रिक्स था C इज इक्वल टू ए बी, तो हमने उस C इज इक्वल टू ए बी को हमने लिखा था, जो A और B है हमने इसको A का पहला रो और B का पहला, माफ़ कीजिएगा, A का पहला कॉलम और B का पहला रो, A का दूसरा कॉलम B का दूसरा रो, ऐसे करके लिखा था इनके समेशन में। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे लिख रहे हैं और हम अब मैट्रिक्स A को इसी तरह डिकम्पोज कर रहे हैं, A इज सिग्मा U V ट्रांसपोज। तो इस तरह हम A को सम ऑफ R सिंगल रैंक मैट्रिसेस लिख सकते हैं, वेयर सिग्मा I is the ith diagonal element of sigma, Ui is the ith column of U and Vi transpose is the ith row of V। ठीक है, तो ये जिस तरह हमने C इक्वल टू ए बी को लिखा था हम ठीक उसी तरह लिख रहे हैं। और चलिए इसको हम थोड़ा सा और चल के थोड़ा प्रूव कर दें, तो ऐसा ये क्यों है, तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास A इज़ यू सिग्मा वी ट्रांसपोज है, जो हमारा A है वो एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, सिग्मा जो है m क्रॉस n मैट्रिक्स है और V जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है। मैं सिग्मा V ट्रांसपोज को Z लिख सकता हूँ, मैंने बस डिनोट कर दिया है। तो सिग्मा V ट्रांसपोज इज Z और Z जो है वो सिग्मा V ट्रांसपोज है, यानी कि मैं A को यू आई जी आई ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकता हूँ और यू आई जी आई ट्रांसपोज जो है वो कुछ नहीं है, यू आई का पहला कॉलम और जी आई ट्रांसपोज जो है वो जी आई का पहला रो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि हमारे पास m कॉलम्स हैं इसलिए ये हमने पहले देखा हुआ है कि हम एक मैट्रिक्स को ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं, तो हमने बस वही एक डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगल रैंक डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है। और अब मैं वापस से जी आई को सिग्मा वी आई ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखता हूँ, वेयर आई इज़ द इंडेक्स ऑफ रोज ऑफ
और कॉलम्स ऑफ U और रोज ऑफ Z, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें आते हैं कि व्हाट इज द ith रो ऑफ Z, Z का ith रो आखिर है क्या। तो Z का जो ith रो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रोज ऑफ V विद ith रो ऑफ सिग्मा है। ये भी हमने पहले देखा है कि एक मैट्रिक्स को हम अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम A इंटू बी को या तो A के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, या हम B के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज की तरह लिख सकते हैं। तो VI के जो रोज हैं, सिग्मा VI ट्रांसपोज जो है वो VI के रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो कि सिग्मा I VI ट्रांसपोज के फॉर्म में आएगा, क्योंकि बाकी सारे जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, माफ़ कीजिएगा ज़ीरो हैं सिग्मा में, तो केवल उसका आयत जो आयत रो है केवल वही यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आयत रो ऑफ सिग्मा इज जीरो एक्सेप्ट द आयत एलिमेंट। तो जब मैं सिग्मा VI लिखूंगा तो सिग्मा V लिखूंगा और उसका आयत रो की बात करूंगा तो केवल V के आयत रो टाइम सिग्मा I के नाम पे बाहर आएगा। तो अब हम वापस इस चीज़ पे आते हैं। तो चूंकि A was UI ZI transpose, right, summation of UI ZI transpose, and ZI transpose is the ith row of ZI which is equal to sigma I VI transpose, यानी A जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मतलब है SVD का। ये जो SVD का मतलब है, हमने यहाँ देखा कि भाई एक मैट्रिक्स A है, मैं उसको बहुत सारे सिंगल रैंक मैट्रिसेस के समेशन की तरह लिख सकता हूँ, और वो जो सिंगल रैंक मैट्रिसेस हैं वो UI VI ट्रांसपोज पहला मैट्रिक्स है टाइम सिग्मा I, सिग्मा 2 U2 V2 ट्रांसपोज दूसरा मैट्रिक्स है, सिग्मा 3 U3 V3 ट्रांसपोज तीसरा मैट्रिक्स है। ऐसे R मैट्रिसेस हैं, उनके फॉर्म में लिख सकता हूँ, और मैं आपको इसे एक बार फिर से लिख के बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं A को सिग्मा 1 U1 V1 ट्रांसपोज प्लस सिग्मा 2 U2 V2 ट्रांसपोज ऐसे सिग्मा R UR VR ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये और ये और ये जैसे कि हमने पहले देखा है सारे सिंगल रैंक मैट्रिसेस हैं, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 where sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than sigma R are singular values। चूंकि UI और VI सारे ऑर्थोनॉर्मल कॉलम से, यानी इनके नॉर्म 1 है, इनकी लेंथ 1 है, तो ये जो पहला सिंगल रैंक मैट्रिक्स है ये A का बेस्ट सिंगल रैंक डिकम्पोजिशन है। और बेस्ट का मतलब क्यों है इस पे हम आएंगे, बट समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और मैं बोलूँ कि भाई मुझे इस मैट्रिक्स A का ऐसा अप्रॉक्सीमेशन दो जो कि सिंगल रैंक का है, जिसका रैंक 1 है, तो मैं ये जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है सिग्मा 1 U1 V1 ट्रांसपोज, ये उसका बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 रैंक अप्रॉक्सीमेशन दो, तो पहला सिग्मा 1 U1 ट्रांसपोज प्लस दूसरा सिग्मा 2 U2 V2 ट्रांसपोज जो है वो उसका बेस्ट 2 रैंक अप्रॉक्सीमेशन होगा। तो ये जितने मुझे उस मैट्रिक्स के K रैंक अप्रॉक्सीमेशन चाहिए वो हम K रैंक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से निकाल सकते हैं बाय समिंग अप फर्स्ट K सिंगल रैंक अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ A। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की जो पहला यूज़ है वो यही है कि मुझे उस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स A का, जो कि अगर मेरा मतलब मैं इसे थोड़ा और आगे आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मेरा एक मैट्रिक्स A 1000 क्रॉस मान लीजिए 1 लाख है, राइट, तो इसका सिंगल रैंक अप्रॉक्सीमेशन जो होगा वो होगा सिग्मा 1 U1 V1 ट्रांसपोज, और U की जो साइज़ है वो है 1000 क्रॉस 1 और V की जो साइज़ है वो है 100,000 क्रॉस 1। बट इसका मतलब ये है कि मैं केवल 1,01,000 एलिमेंट से, चूँकि इसमें 1,00,000 एलिमेंट्स हैं, उसमें 1,000 एलिमेंट्स हैं, केवल 1,01,000 एलिमेंट से, जो कि इससे 1000 गुना कम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या A में 1,00,000 इंटू 1,000 है, यानी कि 1,00,000 इंटू 1,000 मतलब करीब करीब आप समझ लीजिए कि 10 करोड़ एलिमेंट्स इसमें हैं, और यहाँ पे केवल 1,00,000 एलिमेंट्स हैं, यानी मैं केवल 1,00,000 एलिमेंट्स से ही
ए को अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। इस तरह मैंने पूरे जो हमारा डेटा है उसको कंप्रेस कर दिया है केवल आप 1% से भी कम एलिमेंट्स में कंप्रेस कर दिया है। तो ये पहला सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का यूज़ है। तो आज का लेक्चर हम फिलहाल यहीं तक ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं हमने क्या किया है, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो हमने बात चालू की थी कि भाई हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ईवीडी है तो हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं। तो हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक डिकम्पोजिशन लिखा है जो कि उसके जो कि ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस के फॉर्म में डिकम्पोज किया जा सकता है, और हमने उसको ए को यू वी सिग्मा वी ट्रांसपोज लिखा है, और हमने बताया कि यू और वी जो है ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है और सिग्मा जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक उसी तरह जिस तरह आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन था। और फिर हमने बताया कि भाई ऐसा है, मगर हम इसको और आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, और हमने ये बताया कि ए को हम यू आई सिग्मा आई वी आई ट्रांसपोज के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि सम ऑफ आर और वॉट एवर द नंबर ऑफ आर इज रैंक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर वी कैन कंप्रेस, हम पूरे ए मैट्रिक्स को कंप्रेस कर सकते हैं कुछ ही डेटा पॉइंट्स में। हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह इस डिकम्पोजिशन को प्रूव करेंगे, किस तरह हम डिकम्पोजिशन पे आएंगे, ये डिकम्पोजिशन सत्य क्यों है, ये आया कैसे है, इस बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम इसको कोड भी करेंगे और देखेंगे इसके रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में हम 5वें लेक्चर में पहुंच गए हैं और इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा था कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्यों करना होता है, और हमने देखा था कि भाई जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी m क्रॉस n मैट्रिक्स जो है जिसमें m और n बराबर नहीं है, उसको भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की तरह और बीच में एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिस तरह आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होता है। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन जो कि था हमारा ए वी इज़ लैम्डा वी, पर ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स था, पर चूंकि ए वी इज़ लैम्डा वी अगर ए स्क्वायर नहीं है तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ए के रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं। तो इसके लिए हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात की थी। और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो होता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, जो हमने पिछले भाग में देखा था कि ए जो है वो यू सिग्मा वी ट्रांसपोज है, वेयर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, एग्जैक्टली वैसी जैसे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में था, एक्सेप्ट कि यहाँ पे हमारे पास u और v दो अलग अलग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह दिखता था, u सिग्मा u इनवर्स, और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह दिखता है। तो आप यहाँ देखिए कि u इनवर्स की जगह v ट्रांसपोज आ गया है। और आपको ध्यान होगा कि जब a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है इनफैक्ट, तो a जो था वो u सिग्मा u ट्रांसपोज था, यानी u जो है वो ऑर्थोगोनल, न केवल u हमारे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स थे, बल्कि वो कैपिटल U जो मैट्रिक्स बनता है सारे आइगन वेक्टर्स को एक जगह डालकर, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है, यानी कि u ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी एंड u ट्रांसपोज u इज आइडेंटिटी। ये हम पहले देख चुके हैं। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह है, और आज हम अभी तक पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्म क्या है, यानी SVD है क्या। आज हम देखेंगे कि SVD हम निकालते कैसे हैं, यानी कि हमने u सिग्मा v ट्रांसपोज तो लिख दिया, बट हमने ये बात नहीं करी अभी तक कि u और सिग्मा और v निकालते कैसे हैं। तो आज हम वो देखेंगे, और उसी तरीके से वो समझते समझते हम ये कंस्ट्रक्ट भी कर देंगे कि एक a को मैं u इंटू सिग्मा इंटू v ट्रांसपोज के 3 मैट्रिसेस के मल्टीपल में डिकम्पोज कर सकता हूँ, विभाजित कर सकता हूँ। तो आज हम इसी बात करते हैं। तो a हमारा एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर a एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज a और a ट्रांसपोज दो सिमेट्रिक और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स होंगे। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसा क्यों है। तो a ट्रांसपोज a इज सिमेट्रिक, ये तो बहुत ही आसान है, हमें बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप सोचें कि a ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्यों है, और उसके लिए आपको पहले सिमेट्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। कोई भी मैट्रिक्स B अगर सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज और B दोनों बराबर होंगे। तो क्या यही प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है? तो आप इस वीडियो को रोकें और करीब 30 सेकेंड या 1 मिनट इसमें लगाएं, यह साबित करने के लिए कि A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह A ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला बात तो यह है कि A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड इसमें यह है कि A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज ये दोनों पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी हैं, और ये हमने इसकी बात हमने पिछले लेक्चर्स में करी है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट क्या होता है, और हम इसको अभी 1 मिनट के अंदर प्रूव भी कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे यह विनती करूँगा कि आप अपने वीडियो को रोकें और A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज ये PSD क्यों है ये आप प्रूव करें। तो आपने शायद प्रूव कर दिया होगा, लेकिन मैं इसमें खुद आपको एक बार प्रूव करके दिखाता हूँ। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव से डेफिनिट है तो हमने देखा था कि फॉर ऑल x ट्रांसपोज, वो जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, टाइम्स x, ये जो नंबर है ये एक स्केलर नंबर आता है, क्योंकि x ट्रांसपोज इज अ वेक्टर, देन A ट्रांसपोज A और x, ऐसा ये जो नंबर है ये 0 या उससे बड़ा है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। इसे हम x ट्रांसपोज A ट्रांसपोज टाइम्स AX की तरह लिख सकते हैं, और जिसे हम AX का ट्रांसपोज टाइम्स AX भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि AX ट्रांसपोज
जो है एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये हमने बहुत शुरू में देखा था। तो चूंकि ऐसा है इसलिए मैं ए एक्स को एक बार वाई लिख देता हूँ। तो ये वाई ट्रांसपोज है और ये वाई है, जो कि वाई के नॉर्म के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और y का जो नॉर्म्स का स्क्वायर है वो हमेशा शून्य से बड़ा होता है। चूँकि ये हमेशा शून्य से बड़ा है, चाहे y कुछ भी हो, ये चूँकि हमेशा शून्य से बड़ा है इसलिए ये हमेशा शून्य से बड़ा है, इसलिए ये हमेशा शून्य से बड़ा है, इसलिए ए ट्रांसपोज ए एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। और उसी आर्ग्यूमेंट से, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो अ PSD मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज भी एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने ये देखा है कि ये जो हमारे दो मैट्रिसेस हैं ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक भी है और वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी हैं। और अब इसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज़ करेंगे ये प्रूफ ये निकालने के लिए कि हम एसवीडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो शायद आप में से कुछ लोग ये बात गेस कर चुके होंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा कि हमें कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम वो केस लेते हैं जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए है वो एक फैट मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें जो रोज़ हैं वो कॉलम से छोटे हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कॉलम से छोटे हैं। तो ए को हम U सिग्मा V ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया था। और मैं ये एक और चीज़ आपसे थोड़ा असम्पशन पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो A है इसका रैंक R है, यानी मैट्रिक्स A हैज़ रैंक R, यानी कि A में R लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। राइट? तो A का रैंक R है और A में R लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। अब हम वापस से A ट्रांसपोज A पर आते हैं। तो A ट्रांसपोज A कहाँ आया था? तो मैं चूँकि A ट्रांसपोज A एक PSD मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो हम A ट्रांसपोज A को, और स्क्वायर भी है, चूँकि सिमेट्रिक है तो स्क्वायर भी होगा, तो PSD भी है और स्क्वायर भी है, तो मैं A ट्रांसपोज A को P एक मान लीजिए एक मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, नहीं सिग्मा, इसे मैं सिग्मा हेड लिख देता हूँ और P ट्रांसपोज इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिग्मा हमारा मैट्रिक्स है, चूँकि इसके आइगन वैल्यूज सारे पॉजिटिव हैं। आइगन वैल्यूज पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है, इसलिए इसके आइगन वैल्यूज सारे पॉजिटिव होंगे। इसलिए मैं इसे λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर अप टू लैम्डा R स्क्वायर, यहाँ पे 0, ये 0 और ये 0 इस तरह से लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास सिर्फ इसके R आइगन वैल्यूज़ हैं। और R आइगन वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि A ट्रांसपोज A का रैंक भी R है। तो पहली बात तो हमें इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए कि इफ़ द रैंक ऑफ A is R, then the rank of A transpose is also R. ऐसा क्यों है? क्योंकि A के जो कॉलम्स हैं अब A ट्रांसपोज के रोज़ बन जाएंगे, और हमने देखा था कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो उसका रो रैंक या कॉलम रैंक होता है। तो A ट्रांसपोज की रैंक इज़ ऑल्सो R। पहली बात तो ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर A ट्रांसपोज का रैंक R है तो एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म A ट्रांसपोज टाइम्स B, वेयर B कैन बी एनी मैट्रिक्स, हैज़ ऑल्सो रैंक R। ऐसा क्यों है? तो मैं चाहूँगा कि ये आप फिर से इस वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें कि अगर A का रैंक R है तो A ट्रांसपोज टाइम्स B, इनफैक्ट इवन दिस मैट्रिक्स AB, A ट्रांसपोज टाइम्स B, चाहे AB हो चाहे A टाइम्स B हो, कोई भी एक मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स, उसका रैंक भी R होगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि A ट्रांसपोज B जो है वो भी A ट्रांसपोज के कॉलम से बन रहा है, AB जो है वो भी एक कॉलम से बन रहा है। और चूंकि A ट्रांसपोज में
आर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं या ए में ही आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो ए ट्रांसपोज बी का रैंक भी आर ही होना चाहिए। तो इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रूफ टू बी डन एज होमवर्क। तो आप इसे किसी भी लीनियर अलजेब्रा की बुक में आप इसे प्रूफ को देख सकते हैं, इस प्रूफ को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे खुद जाके प्रूव करें। लेकिन ये फैक्ट को आप हमेशा याद रखें कि अगर रैंक ऑफ ए इज़ आर, देन ए टाइम्स बी हैज़ ऑल्सो रैंक लेस देन इक्वल टू आर। और आप एक बार प्लीज़ समझ लीजिए कि रैंक आर ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। अब हम वापस आते हैं, हम वापस से ए ट्रांसपोज ए में आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई ए ट्रांसपोज ए जो है वो एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है, जो कि जिसको हम P इंटू सिग्मा हैट इंटू पी ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिग्मा हैट जो है उसमें लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर अप टू लैम्डा आर स्क्वायर ऐसे आइगन वेक्टर्स, इसके आइगन वैल्यूज़ भरे हुए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं अभी ए ट्रांसपोज ए को ए के एसवीडी के साथ लिंक नहीं किया है मैंने, बट अभी तक मैंने इतना लिखा है। तो ये तो मतलब अभी तक हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, हमने बस बोला है कि ए ट्रांसपोज ए ऐसा है और ए ट्रांसपोज ए का मैं वी कैन डू एन आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, राइट, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह हम ए ट्रांसपोज ए को लिख सकते हैं। और इसके संदर्भ में हमने बोला था कि चूंकि ए का रैंक आर है, तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक भी आर ही होगा। इसका मतलब इसमें केवल आर जो है हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। और आप ध्यान देंगे कि मैं इन सबको लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, ऐसे लैम्डा आर स्क्वायर की तरह लिखा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। चूँकि ए ट्रांसपोज ए हमारा पीएचडी मैट्रिक्स है, इसलिए इसके सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो अगर ऐसा है भी तो क्या, तो इससे हमारा क्या, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो अब मैं ए को फिर से u सिग्मा v ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखता हूँ और मैं आपके सामने a ट्रांसपोज टाइम्स a लिखता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिखना चाहूँगा। तो चूंकि a इज़ u सिग्मा v ट्रांसपोज, इसलिए a ट्रांसपोज इज़ u टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज टाइम्स u सिग्मा v ट्रांसपोज। मैंने केवल a की जो परिभाषा है और या जो भी a का जो डिकम्पोजिशन है मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। और ये हो जाएगा v सिग्मा टाइम्स u ट्रांसपोज टाइम्स u टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज। और चूंकि u और v हमने बोला था कि अगर हमारा u और v ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो u टाइम्स u जो हो जाएगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी मैं a ट्रांसपोज a को लिख सकता हूँ v सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ u सिग्मा स्क्वायर v ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज a को मैंने इस तरह लिखा हुआ है और ये अगर SVD होता है तो। और हमने a ट्रांसपोज a के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की भी बात की थी, जो कि मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी थी, तो ये v है, माफ़ कीजिएगा, जो कि p सिग्मा हैट, हमने यहाँ पे सिग्मा हैट का प्रयोग किया था, यहाँ पे हमने सिग्मा हैट का प्रयोग किया था। तो मैं इसे वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिग्मा हैट टाइम्स p ट्रांसपोज। तो अगर आप इन दोनों, मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ इस पेज का। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आप दोनों में आपको पैरेलल दिखेगा। और इससे आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं v को p ले लेता हूँ और मैं सिग्मा को, जो हमारा सिग्मा हैट है, जो माफ़ कीजिएगा जो सिग्मा है, मतलब जो SVD का जो सिग्मा है, उसको मैं अगर सिग्मा हैट
के बराबर लिख देता हूँ तो हम अभी तक हम एक तरह से हमें P कुछ मिल जाएगा और माफ़ कीजिएगा V कुछ मिल जाएगा। और चूँकि बिकॉज we wanted V to be orthogonal, राइट, हमें V ऑर्थोगोनल चाहिए था, तो V इज इक्वल टू P इज फाइन बिकॉज P इज ऑर्थोगोनल, राइट। P ऑर्थोगोनल क्यों है? क्योंकि P जो है वो A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से आ रहा है, और हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का जो आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स है, U मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। जो P मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो P तो ऑर्थोगोनल है ही। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि शायद P V के बराबर लिया जा सकता है। और इसमें कोई हर्ज अभी दिख नहीं रहा है P V के बराबर लेने में, क्योंकि V की जो हम प्रॉपर्टी हम चाहते थे शुरू में, ऑर्थोगोनैलिटी की, वो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे साबित हो रही है, यहाँ पे सच है वो। और साथ में जो हमारा A ट्रांसपोज A का जो आइगन वैल्यू का जो मैट्रिक्स है, यानी जिसे हम यहाँ पे सिग्मा हैट कह रहे थे, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा r स्क्वायर, कुछ इस तरह दिख रहा था, वो हमें सिग्मा भी हमें हमारा यहाँ पे कुछ उसी तरह मिल रहा है। तो ये एक पहला, मैं बोलूँगा कि P का और सिग्मा का कुछ हमें कंस्ट्रक्शन इसमें पता लगा है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब अगला प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हमें बिकॉज वी वांटेड U, sigma and V, what we have got is sigma and V but not U yet। हमें अभी तक U नहीं मिला है, तो हम चलिए U भी देखते हैं U क्या होगा। तो U के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट U, हम U कैसे कंस्ट्रक्ट करें। हमें V मिल गया है, हमने बोला कि भाई V जो है वो P के बराबर है, और P जो है वो A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के बराबर है। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का मैट्रिक्स है, तो हमें V मिल गया है, हमें सिग्मा मिल गया है, अब हमें U ढूंढना है। तो हम एक छोटा सा इसमें आइडिया लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कि हमारा A टाइम्स Vj जो है, चूँकि हमें V मिल गया है, वो लैम्डा j टाइम्स Uj है। पहली बात तो हम ये मानते हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि सच है, क्योंकि ये हमें कंडीशन चाहिए थी। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि हम कहते हैं कि भाई चलिए मान लीजिए Uj जो हमारा है वो Avj टाइम्स नॉर्म ऑफ Avj है। यानी मैं Uj को लिख ही यही रहा हूँ कि Avj टाइम्स नॉर्म ऑफ Avj, तो ये हमारा Uj है। प्रश्न ये है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है, क्या मैं ऐसा इसे लिख सकता हूँ। और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें ये प्रूव करना होगा कि Uj जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और जैसे ही वो ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएंगे, हमें जो इनिशियल हमने जो बात की थी U सिग्मा V ट्रांसपोज की, वह साबित हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि U1, U2, UR ये सारे ऑर्थोगोनल हैं। तो चलिए हम पहले इसी की बात करते हैं। तो जो हमारा Uj है, तो मैं ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि Ui इनर प्रोडक्ट Uj 0 है, यानी कि एक Ui और दूसरे Uj अगर i j के बराबर नहीं है तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपस में उनका इनर प्रोडक्ट 0 है। तो हमारा U क्या है? हमारा Uj है Avj और Ui है Avi।
तो UJ ट्रांसपोज टाइम्स UI इज AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI, और इसको मैं और अगर आगे लिखूँ तो AVJ ट्रांसपोज इज VJ ट्रांसपोज टाइम्स A ट्रांसपोज, एंड VI ऑफ कोर्स AVI को मैं AVI की तरह लिख रहा हूँ, और A ट्रांसपोज A टाइम्स VI, ध्यान रहे A टाइम्स A ट्रांसपोज VI इस जो हमारा लैम्डा था, जो A ट्रांसपोज A, चूँकि VI वाज द आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोज A, यानी कि A ट्रांसपोज A VI इज सम लैम्डा I टाइम्स VI। ये लैम्डा वही लैम्डा है जो हमने वहाँ लिखा था, यहाँ पे मैंने इसे अलग नाम से लिख दिया है, लेकिन ये वही सेम लैम्डा है, ठीक है। तो अब हमें जो दिखता है वो ये है कि A ट्रांसपोज माफ़ कीजिएगा, AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI इज इक्वल टू VJ ट्रांसपोज लैम्डा टाइम्स VI, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा I, ये सेम लैम्डा I है, इज इक्वल टू लैम्डा I टाइम्स VJ टाइम्स VI। बट VJ टाइम्स VI जो है, चूँकि ये A ट्रांसपोज A के आइगन वेक्टर्स हैं और A ट्रांसपोज A सिमेट्रिक है, इसलिए उसके और आइगन वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, इसलिए VJ टाइम्स VI 0 है। और चूँकि VJ टाइम्स VI 0 है, इसलिए AVJ टाइम्स AVI, यानी कि AVJ और AVI का जो इनर प्रोडक्ट है, AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI, ये भी 0 होगा। और चूँकि AVJ लैम्डा J UJ है, यानी UJ और UI भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिससे हमने UIs निकाले हैं, जो U1, U2, UN, जो UR हमने निकाले हैं इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है इसके थ्रू, ये हमारे कंस्ट्रक्शन सही है, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स UJ हमें इससे मिल गए हैं। तो ये एक पहला तरीका है समझने का। मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी आसान है, और वो तरीका ये है कि जिस तरह हमने A ट्रांसपोज A का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करके V निकाला था, ठीक उसी तरह हम A ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करके U निकाल सकते हैं। विल प्रोवाइड U। क्यों? हम आसानी से देख सकते हैं, अगर A U सिग्मा V ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज इस तरह लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा U सिग्मा V ट्रांसपोज टाइम्स V टाइम्स सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स U ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल टू U सिग्मा, चूँकि ये V ट्रांसपोज V आइडेंटिटी है, इसलिए सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स V ट्रांसपोज, माफ़ कीजिएगा U ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा U सिग्मा स्क्वायर टाइम्स U ट्रांसपोज। और अगर आप A ट्रांसपोज का EVD करेंगे, इसको मैं Q सिग्मा हैट Q ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो Q और U जो हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हमने A ट्रांसपोज A का EVD करके V निकाला था, उसी तरह हम A ट्रांसपोज का EVD करके U निकाल सकते हैं। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि AVJ इस लैम्डा J UJ, ये साबित नहीं होता। तो हमने वो वाला रूट अपनाया, हमने सीधा वहीं से शुरुआत की कि चलिए मैंने यूज़ रखा ही ऐसा है जो कि AVJ बाय लैम्डा J हमारा UJ है, और हमने वहाँ से प्रूव कर दिया कि भाई अगर हम ये भी करते हैं तब भी हमें ऑर्थोगोनल यूज़ मिल जाते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके हैं कंस्ट्रक्ट करने के, एक ही तरीके हैं दो तरीके हैं U को कंस्ट्रक्ट करने के, एक ही तरीका नहीं, दो तरीके हैं U को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हम दोनों तरीके से U को कर सकते हैं। मगर जो पहला तरीका हमने बात की थी, उससे हम AVJ इज़ लैम्डा J UJ, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था आइगन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा होता है। तो हमने ये वाला रास्ता लिया था इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये तो इससे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिला होगा कि अब हम U और सिग्मा और V कैसे निकालते हैं। लेकिन हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे, एक पूरा प्रॉपर उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि हम इसे कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि
इस तरह से आपको देखना चाहिए इस SVD को। ये जो तरीका है ये सही तरीका है। और यहाँ पे हम AVJ इज़ लैम्डा जे UJ देख रहे हैं, और आप देखिए कि VJ और UJ का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, क्योंकि M एक M क्रॉस N मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, और यहाँ पे M अगर N से छोटा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका रैंक R है, कॉलम रैंक R है। इसका मतलब इसमें R इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और देयरफॉर N माइनस R लीनियरली इंडिपेंडेंट इसके लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, और वही उसका नल स्पेस का साइज़ भी होगा। और हमने बात की थी कि जो V मैट्रिक्स है वो एक N क्रॉस N मैट्रिक्स होगा। V मैट्रिक्स जो है हमारा N क्रॉस N मैट्रिक्स होगा। तो मगर चूंकि सिर्फ R ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, इसलिए जो हमारे A ट्रांसपोज A से जो हमें R आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, जो बचे N माइनस R वेक्टर्स हैं, ध्यान दें कि V में N वेक्टर्स हैं और हमें केवल R वेक्टर्स मिले हैं। तो जो बचे N माइनस R वेक्टर्स हैं वो A के नल स्पेस के बेसिस से मिल सकते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यूज़ हैं वो भी कुछ इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें इसकी शायद आवश्यकता ही नहीं है। तो हम A को, अगर A का रैंक R है, मान लीजिए मेरे पास A एक 10 क्रॉस 20 मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ A मान लीजिए 5 है, यानी कि कॉलम और रो दोनों से इसकी संख्या छोटी है, तो मैं A को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। जो हमारा U है वो भी 10 क्रॉस 5 होगा, यानी कि इसमें केवल 5 यूज़ होंगे। जो हमारा सिग्मा है वो भी एक तरह से 5 क्रॉस 20 होगा, क्योंकि इसमें केवल 5 ही रैंक है, तो केवल 5 ही हमारे जो सिंगुलर वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, सिग्मा 5 स्क्वायर। और जो हमारा V है यहाँ पे, V भी कुछ जो V का भी जो साइज़ है उसमें भी हमें केवल 5 ही कॉलम्स जो उसके इम्पॉर्टेंट हैं वो केवल 5 ही हैं। तो बेसिकली हम 5 रोज़, माफ़ कीजिएगा 5 कॉलम नहीं 5 रोज़, क्योंकि तो अगर हम एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स देखें जो कि 10 क्रॉस 20 साइज़ की है, और मान लीजिए इसका रैंक जो R जिसे हम कहते हैं 5 है, तो जो हमारे वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो मैं इसे आपको लिख के बता दूं, तो अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो 10 क्रॉस 20 है और अगर हमारे पास रैंक 5 है, इसका मतलब हमारे पास केवल 5 कॉलम्स ऑफ U और 5 रोज़ ऑफ V की ज़रूरत है, और 5 रोज़ ऑफ V ट्रांसपोज की ज़रूरत है, माफ़ कीजिए। तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो U सिग्मा V ट्रांसपोज, तो U जो होगा वो एक तरह से इस तरह मैट्रिक्स दिखेगा 10 क्रॉस 5, यानी कि इसमें U1 U2 अप टू U5 ऐसे दिखेंगे, यानी कि ये 5 हमारे ऑर्थोगोनल U वेक्टर्स हैं। और जो सिग्मा है वो केवल डायगोनल मैट्रिक्स दिखेगा, जिसमें सिग्मा 1 टू सिग्मा 5 ऐसे रहेंगे। और जो हमारा V मैट्रिक्स है, V ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसमें केवल 5 जो हैं, ये V1 ट्रांसपोज है, ये V2 ट्रांसपोज है, ऐसे V5 ट्रांसपोज। तो आप ध्यान दें कि हमने जो सारे बाकी जो 5 बचे कुचे 5 यूज़ हैं और जो बचे कुचे 15 वीज़ हैं, हमने उनको यहाँ से हटा दिया है। हमने केवल वो यूज़ और वो वीज़ रखे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि वो वीज़ AV1 जिसको हम सिग्मा 1 U1 कह रहे थे, ऐसे AV2 सिग्मा 2 U2, ऐसे AV5 इजिकल टू सिग्मा 5 U5। हम केवल वो वीज़ रखे हैं जो कि A ट्रांसपोज A के आइगन वेक्टर्स, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स का काम करते हैं, मतलब जिनके आइगन वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग हमने U ऐसा निकाला है। अब एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा।
व्हाट इज़ सिग्मा, हम सिग्मा कैसे निकालें। तो सिग्मा निकालना बहुत ही आसान है। हमने बोला था कि भाई यू आई जो है हमारा ए वी आई अपॉन ये था, हमने इसकी बात की थी। और अगर आप ध्यान दें तो नॉर्म ऑफ ए वी आई जो होगा, नॉर्म ऑफ ए वी आई जो होगा वो बहुत ही आसान है, वो लैम्डा आई स्क्वायर होगा, वेयर लैम्डा आई स्क्वायर is the eigen values of A ट्रांसपोज A, राइट। ये हमने लिखा था, A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यूज़ को हमने लैम्डा स्क्वायर की तरह लिखा था। और हमने कहा था कि भाई जो A ट्रांसपोज A है उसका लीनियर उसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह लिखा जाता है, जिसके आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज जो हैं वो लैम्डा आई स्क्वायर हैं। और फिर हमने जब बोला कि ए वी आई नॉर्म इस लैम्डा आई स्क्वायर रूट, ये वही सिग्मा आई होगा। अब ऐसा लेकिन क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसे प्रूव करना भी बहुत ही आसान है। जो हमारा ए वी आई है वो बेसिकली ए वी आई नॉर्म जो है, माफ़ कीजिएगा, वो कुछ ऐसा दिखता है, ए वी आई ट्रांसपोज टाइम्स ए वी आई, राइट। और जब आप इसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, वी आई ट्रांसपोज ए टाइम्स वी आई। और आपको याद होगा कि ये जो है ये है लैम्डा आई स्क्वायर टाइम्स वी आई, यानी ये हो जाएगा लैम्डा आई स्क्वायर का रूट टाइम्स वी आई ट्रांसपोज टाइम्स वी आई। और चूँकि ये ऑर्थोगोनल हमारे आइगन वेक्टर्स हैं तो ये लैम्डा आई स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि ये 1 है, राइट, तो ये लैम्डा आई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए वी आई नॉर्म जो है वो लैम्डा आई है। और यही हमारा इसी को ही हम एक तरह से सिग्मा आई कह रहे हैं। तो सिग्मा आई इज द स्क्वायर रूट of the eigen values of A ट्रांसपोज A। ये हमारा सिग्मा आई है, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें देखी हैं। हमने कहा कि भाई A है U सिग्मा V ट्रांसपोज, U कैसे निकालें, सिग्मा कैसे निकालें और V कैसे निकालें। तो हमने देखा कि V निकालने के लिए हमें A ट्रांसपोज A लेना है और इसका हमें आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करना है। इसके आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से हमें लैम्डा भी मिलता है, मतलब सिग्मा भी मिलता है, हमारा सिग्मा मैट्रिक्स भी मिलता है, और हमारा V जो मैट्रिक्स है वो भी मिलता है। हमने V के वो केवल वही कॉलम रखे जो कि A के रैंक के बराबर हैं, और बाकी कॉलम को हमने फ़िलहाल हटा दिया। और हमने यूज़ जो हैं, जो हमारे यू आईज़ हैं, हमने उसको कुछ इस तरह निकाला कि AV1 इज सिग्मा 1 U1, AV2 इज सिग्मा 2 U2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने यूज़ भी सारे निकाल लिए और वीज़ भी सारे निकाल लिए और सिग्मा भी सारे निकाल लिए, और हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इस तरह ख़त्म होता है। और अब हम एक उदाहरण इसका देखेंगे, बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है, हम इसका देखेंगे। और लेकिन ये उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में, जो मतलब असल दुनिया में एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, उसके बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। उन एल्गोरिदम्स की चर्चा हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, लेकिन हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को कोड करके देखेंगे सीधा, और कोड करके यूज़ करके देखेंगे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पाइथन में या पाइथन के दूसरी लाइब्रेरीज़ में या फिर किसी भी भाषा में कैसे हो सकता है। हम पाइथन का उदाहरण देंगे हमारे कोर्स में, हमारे इस सीरीज़ में, लेकिन वो बहुत सारी भाषाओं में किया जा सकता है और हम सीधा उसे कोड करके निकाल देंगे। तो हमें एल्गोरिदम्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार छोटा सा उदाहरण देके समझ लेते हैं कि एसवीडी कैसे होता है। तो ये हमारा उदाहरण है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक 2x3 मैट्रिक्स है जो कि क्लियरली स्क्वायर नहीं है। तो पहला स्टेप हमें A ट्रांसपोज A निकालना है। तो हमने A ट्रांसपोज ऐसे लिखा, A ऐसे लिखा, और इसका स्क्वायर
जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये हमारा A ट्रांसपोज A है। और A ट्रांसपोज A को आप देख के कह सकते हैं कि इसके पास इनमें करीब मतलब चूँकि 3x3 मैट्रिक्स है इसलिए 3 आइगन वैल्यूज़ तक हो सकती हैं, लेकिन जब आप इसे निकालेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 2 आइगन वैल्यूज़ हैं। तो A ट्रांसपोज A का जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ये हैं V1, V2 और V3, और ये इसके आइगन वैल्यूज़ हैं 6 और 1 इसके आइगन वैल्यूज़ है। तीसरी आइगन वैल्यू इसकी 0 है। और अब हम उसका दूसरा मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्लियरली जो हमारा सिग्मा मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह दिखेगा, √6 और 1, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि A ट्रांसपोज A के जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनके जो रूट हैं वो हमारे EVD के सिंगुलर वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे √6 और 1 हमारे 2 सिंगुलर वैल्यूज़ हो जाते हैं। और अब हम U निकालेंगे, और आपको ध्यान होगा कि U जो था वो AV1 टाइम्स 1/AV1 टाइम्स और AV1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 था। सिग्मा 1 जो है वो 1/√6 है, A ये है और V1 ये है। V1 जो ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। तो A टाइम्स V1 कुछ इस तरह दिखेगा, और जब मैं इसमें √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कुछ माफ़ कीजिएगा, ये √6 से मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, कुछ इस तरह दिखेगा। और सिमिलरली U2 जो है वो हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, उसी तरीके से 1/σ2 AV2 करके। तो हमने U1 और U2 भी निकाल लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर V1 और V2 निकाला था, और ये हमारे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हैं। तो इस तरह हमने एक छोटे से मैट्रिक्स का आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन दिखा दिया। अब अगली क्लास में हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पे कोड करेंगे, और आप सीधा इसे कोड करके देख सकते हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, हम सिंगल रैंक जिसका अप्रॉक्सीमेशन है उसको वो समझेंगे। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोडिंग सेशन जो अगला है उसे बहुत एंजॉय करेंगे। अभी तक हमने जो भी किया है वो हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट करीब करीब ख़त्म करता है। लेकिन जहाँ भी आपको डाउट्स हैं, आपकी जो भी अभी तक समस्याएं रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप लीनियर अलजेब्रा की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, चाहे वो गिलबर्ट स्टाइंग हो, चाहे भारतीय ऑथर्स की किताबें हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं क्या। और हमारे जो डाउट के चैनल हैं वो तो उसमें आप आ ही सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा करीब करीब ख़त्म हो गया है, जिसके जो मेन टॉपिक हैं लीनियर इंडिपेंडेंस, डायमेंशन, बेसिस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, रो स्पेस, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये इसके मेन टॉपिक्स थे। और आगे चल के हम इस पे कोड करेंगे, और हम फिर शुरुआत करेंगे कैलकुलस की, जो कि हमारे मैथ का दूसरा भाग है मशीन लर्निंग को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।